हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़, जिसमें हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म अपने जैसे, है ना, संतति अपनी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसके बारे में है ये सारा चैप्टर। तो इसके पहले हम रिप्रोडक्शन की मैकेनिज़्म पढ़ें, उसके पहले हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, है ना। वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। देखो, ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये नेसेसरी नहीं है ना, कि अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, अगर कोई एनिमल रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो वो जी नहीं पाएगा, है ना। तो ये एसेंशियल नहीं है लाइफ के प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए, है ना। जैसे कि न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन करते हैं हम, एक्सक्रीशन करते हैं, ये तो हमारी बॉडी के लिए, हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए कंपलसरी चीज़ें हैं। बट ये जो रिप्रोडक्शन है ये क्या है, ये एसेंशियल नहीं है, ठीक है। और ये जो कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसको एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने में, मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसे ही संतति को प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब उसको प्रोड्यूस करने में उसको क्या होगा, उसको बहुत सारी एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अपनी एनर्जी इस प्रोसेस में खर्च क्यों करे जब वो उसकी लाइफ के लिए इतना एसेंशियल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब रिप्रोड्यूस नहीं करेगा वो अपने जैसे, है ना, मान लो कोई एनिमल है ना, वो अपनी तरह का एक एनिमल है या फिर दो है, ठीक है। अगर वो अपनी अगली पीढ़ी को रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो गायब हो जाएंगे, है ना। और ये जो प्रोसेस है रिप्रोड्यूस करने का, इसी की वजह से, है ना, जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, अपने जैसे नए अपनी स्पीसीज़ को आगे बढ़ाने का, प्रोड्यूस करने का, ठीक है। इसी की वजह से हमें देखो नेचर में कितने सारे एनिमल्स दिखते हैं, अगर वो प्रोडक्शन करेंगे नहीं तो हमें दिखेंगे भी नहीं, है ना, वो विलुप्त भी हो जाएंगे, ठीक है। तो उनकी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए, है ना, स्पीसीज़ को बनाए रखने के लिए ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ये ज़रूरी है, ठीक है। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ऐसा इसलिए कि वो सिमिलर दिखते हैं, है ना। जैसे ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो कैसे दिखते हैं, ह्यूमन जैसे, है ना, सेम सेम दिखते हैं, सबके हाथ पैर नाक कान मुंह होते हैं, ठीक है। हालांकि वो आइडेंटिकल नहीं होते बट सेम होते हैं, ठीक है। तो हम समझ पाते हैं कि वो किस स्पीसीज़ के हैं। जैसे बर्ड हो गई, है ना, एक तरह जैसे सारे पैरट एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होंगे, आँखों की साइज़ छोटी बड़ी हो सकती है बट वो क्या होंगे, सेम दिखेंगे हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सेम स्पीसीज़ के एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। क्या वो एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं अपनी? तो इसका आंसर है नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं बनाते, है ना, आइडेंटिकल तो नहीं बनाते, सिमिलर बना सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखते हैं, क्यों? क्योंकि जो उनकी बॉडी का डिज़ाइन होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। अगर जो बॉडी डिज़ाइन है ना, आर टू बी सिमिलर, ये जो ब्लू प्रिंट्स हैं फॉर दीज डिज़ाइंस, ये कौन करता है, ब्लूप्रिंट शुड बी सिमिलर, है ना। अगर सिमिलर बॉडी बनानी है ना, तो हमें ब्लूप्रिंट भी सिमिलर, जैसे हमें एक तरीके का घर बनाना है, सेम डिज़ाइन का अगर हमें घर चाहिए तो हमें वही ब्लूप्रिंट यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट होता है जिसकी कॉपीज़ बनती है ना, ठीक है। ओके, अब क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, है ना, न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या करते हैं, वो
कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं जो इनहेरिटेंस को आगे बढ़ाते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसको हम बोलते हैं डीएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये जो डीएनए है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन जो होता है उसको डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। ये प्रोटीन बनाते हैं, है ना। और जो प्रोटीन होता है, अगर ये इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है। तो जो डिफरेंट प्रोटीन है वो क्या करेगी? वो अल्टर डिज़ाइन बनाएगी, है ना, डिफरेंट डिज़ाइन बनाएगी जो ब्लूप्रिंट से अलग होगा। इसलिए क्या होगा? उसमें वेरिएशन आ जाएगा सेल में। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट है ना, वो क्या है? क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी, डीएनए की कॉपी बनाना, ठीक है। सेल क्या करती है? केमिकल रिएक्शन करती है, केमिकल रिएक्शन का यूज़ करती है, ठीक है, ताकि ये जो डीएनए है उसकी कॉपी बना सके, ठीक है। ये क्या करता है? ये 2 कॉपीज़ बनाते हैं अब डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल। और वो क्या होने चाहिए? दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है। हाउएवर कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, एक कॉपी क्या होती है ओरिजिनल सेल में, एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वर्ड नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि जो कॉपी है पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ। उसके पास ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है कि वो लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर सके। इसलिए जो डीएनए कॉपी होता है वो क्या करता है? उसमें क्या होता है? कुछ सर्टेन एडिशनल सेलुलर अपरेटस होते हैं और फिर डीएनए क्या करता है? कॉपी करता है अलग, सेपरेट ईच विथ इट्स ओन सेलुलर अपरेटस। वो अपने जो सेलुलर अपरेटस होते हैं उनसे इनको सेपरेट करता है, ठीक है। इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल्स। और सेल डिवाइड होके क्या बनाता है? 2 सेल्स को बनाता है, ठीक है। ये जो दोनों सेल्स हैं, है ना, ये क्या होने चाहिए? आर ऑफ कोर्स सिमिलर। ये क्या है? सिमिलर है, ठीक है। बट क्या वो आइडेंटिकल होते हैं? अब इसमें डाउट है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, क्या होगा? ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से कॉपी हुई है ना। कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व, अगर जो कॉपी हुई है डीएनए की वो किस तरीके से हुई है, वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से रिलायबल नहीं होता कि वो एग्जैक्ट कॉपी बनाए। इसलिए क्या होता है? इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो प्रोसेस है कॉपी करने का, है ना, वो क्या हो? सेम वेरिएशन का हो हर टाइम पे। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है? जो डीएनए कॉपी होती है ना, वो सिमिलर जनरेट होती है बट नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल है उसके आइडेंटिकल नहीं होती, ठीक है। और इसमें से कुछ वेरिएशन हो जाते हैं इनमें से कुछ में, ठीक है, जो क्या करते हैं? नए डीएनए कॉपी जो बनाते हैं वेरिएशंस के साथ, वो कभी कभी वर्क नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से जो न्यूबॉर्न सेल होती है, जो नई सेल बनती है, वो क्या होती है? मर जाती है। वो सर्वाइव नहीं कर पाती क्योंकि वो सेल अपरेटस के साथ वर्क नहीं कर पाती, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि देयर कुड स्टिल बी
many other variation in DNA copies that would not lead to such drastic outcome. ठीक है, और भी थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं। इस तरह से क्या होता है, जो सेल का सर्वाइविंग है ना, जो सर्वाइविंग सेल है, जो सर्वाइव कर रही है, वो क्या होती है, सिमिलर होती है टू, बट सब्टिली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो सिमिलर तो दिखती हैं लेकिन एक दूसरे से अलग हो सकती है। ठीक है, ये जो इनबिल्ट टेंडेंसी है वेरिएशन के, है ना, रिप्रोडक्शन के टाइम, ये क्या है, इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। जितने भी इवोल्यूशन होते हैं इसी के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है, वेरिएशन क्यों होता है और इसके क्या फ़ायदे। जो पॉपुलेशन है ऑर्गेनिज्म का, है ना, वो will fill well defined places और niches। वेल डिफाइंड प्लेसेस को हम नीच बोलते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, है ना, इकोसिस्टम के अंदर, यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। वो अपनी रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की, वो उसको यूज़ करते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट, है ना, इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि वो बॉडी के डिज़ाइन और फीचर्स को कॉपी कर सके, मेंटेन कर सके, जो क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म को अलाउ करेगा इस पर्टिकुलर निशे में रहने के लिए। ठीक है, इसलिए जो रिप्रोडक्शन है वो किससे लिंक्ड है, लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, जो नीचे है वो क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ रीज़न बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टेम्परेचर्स ऑन अर्थ, है ना, अगर टेम्परेचर अर्थ पे क्या हो, कम हो जाए, वाटर लेवल क्या हो जाए, वेरी हाई हो जाए, वेरी हो जाए, या फिर मेटेराइड हिट हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनमें चेंज आ सकता है इनके निशे में। ठीक है, अगर जो पॉपुलेशन है रिप्रोड्यूशन ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर नीश में सूट करता है। ठीक है, और अगर उस नीश में ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है या फिर ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, अल्टर हो जाता है वो नीश, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, तो जो पॉपुलेशन है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वाइप्ड आउट हो जाएगा, मतलब वहाँ से एकदम ख़त्म हो जाएगी। और वहीं पे अगर कुछ वेरिएशंस हैं, है ना, कुछ इंडिविजुअल्स में जो क्या कर सकती हैं, उस क्लाइमेट में, उस नीचे के उस टाइम के क्लाइमेट में वो अपने आप को सर्वाइव कर सकती हैं, तो वो पॉपुलेशन क्या होगी, वो स्पीसीज जो है बची रहेगी। ठीक है, इस तरीके से अगर वहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना, अगर हम देखें, अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया रह रहे हो, है ना, टेम्परेट वाटर में, फिर क्या हो, वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए बाय ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ वेरिएंट्स इसके रजिस्ट कर पाएंगे हीट के प्रति, तो वो क्या होंगे, वो सर्वाइव करेंगे और फर्दर ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो वेरिएशन होता है स्पीसीज में, वो अच्छा होता है उनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। मोड्स ऑफ इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन से मोड यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, इसको देखते हैं। डिज़ोल्व 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। अगर हम 100 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर ऐड करें, उसमें आप इसका 20 ml सोल्यूशन लें, फिर उसमें उसको टेस्ट ट्यूब में डालें और उसमें पिंच ऑफ यीस्ट ऐड करें। ठीक है, तो क्या होगा, और टेस्ट ट्यूब के जो का माउथ है उसको कॉटन बड से ढक दें। ठीक है, और उसको गर्म प्लेस पे रखने के बाद हम उसको 1-2 घंटे के बाद अगर देखें, है ना, यीस्ट कल्चर करें, टेस्ट करें, तो हम
उसमें क्या देखेंगे, वहाँ पे ढेर सारे ईस्ट जो है डेवलप हो गए हैं। हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दूसरा एक्टिविटी क्या है, वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड की स्लाइस को गीला करके उसको हम ठंडी प्लेस पे, मॉइस्ट प्लेस पे रख देंगे जहाँ पे अंधेरा हो। ठीक है, अब उसके सरफेस को ऑब्जर्व करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, तो हम देखेंगे वहाँ पे रेसेदार कुछ चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, रुई के जैसे। तो यहाँ पे क्या है, उसमें कुछ फंगस या यीस्ट जनरेट हो गए हैं। देखते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच यीस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ इट ग्रोज इन द सेकेंड केस। फर्स्ट केस में कैसे ग्रो कर रहा है और सेकेंड केस में कैसे ग्रो, एक में तो वाटर के अंदर ग्रो कर रहा है, दूसरे में एटमॉस्फेयर में ही हमने रूम में ऐसे रख दिया तो वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मोड हो गए, है ना। तो यहाँ पे हम एग्जामिन करेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोड बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनकी बॉडी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो अपना रिप्रोडक्शन का मोड चूज करते हैं। जैसे पहला है फिजन। फिजन मतलब ब्रेक करना। ठीक है, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, उनमें जो सेल डिवीज़न होता है जिसको हम फिजन बोलते हैं, वो क्या करते हैं, लीड टू क्रिएट अ न्यू इंडिविजुअल्स। उसकी वजह से क्या होता है, वो नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे बहुत डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं फिजन के। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है और प्रोटोजोआ है, ये क्या करते हैं, वो अपने आप को स्प्लिट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं टू इक्वल हाफ में। फिर वो जो दूसरा पार्ट बनता है वो भी क्या है, एक नया बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ बन जाता है। ठीक है, जैसे अमीबा है। अमीबा क्या करता है, ये स्प्लिट करता है ना। आफ्टर टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। किसी भी प्लेन में वो अपने आप को दो सेल्स में डिवाइड करके एक से दो इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है, कुछ इस तरीके का। पहले अकेला था, फिर ये बढ़ा, फिर इसने अपने आप को ब्रेक किया, है ना, दो इंडिविजुअल में चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी है 7.3, ऑब्जर्व द परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फ्यूजन। जब वो बाइनरी फ्यूजन करेंगे तो दोनों में डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, हाउ सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो somewhat more organization of their bodies, such as is seen in लेशमानिया, जिसको हम बोलते हैं काला आजार। ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जिनके पास क्या होता है, फिब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करते हैं उनके सेल के एंड में। ठीक है, इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन अकर्स इन द डेफिनिट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू उनके किसी एक फिक्स ओरिएंटेशन में क्या होता है, बाइनरी डिवीजन होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन होता है। अब जैसे ये था, है ना, ये एक था, फिर इसके बाद ये डिवाइड हुआ, फिर ये दो बन गए, दो सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसने एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस किया। ठीक है, अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज कौन, मलेरिया, पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, है ना, ये प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर है। ये क्या करते हैं, ये अपने आप को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जिनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब तक देख रहे थे एक ही पार्ट में डिवाइड हो रहा था, अब ये क्या कर रहा है, अपने आप को कई सेल्स में डिवाइड कर ले रहा है, जिसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, और जो यीस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो
कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। उनके पास एक स्मॉल बर्ड होता है जो पहले तो ग्रो करता है, फिर क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। हमने देखा 7.1 में, है ना। अब देखते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। अब तक तो हमने देखा फिजन यानी डिवीजन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? देखो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, पहले हम एक्टिविटी देखते हैं। 7.4 क्या है? कलेक्ट वाटर फ्रॉम लेक टू और पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉन्ड्स में जाओगे तो पानी ग्रीन दिखेगा। ठीक है, अब उसको स्लाइड पे रख के देखेंगे हम। ठीक है, उसके ऊपर क्या करेंगे, ग्लिसरीन के कुछ ड्रॉप डाल देंगे फिलामेंट पे और इसको कवर कर देंगे कवर स्लिप से। फिर हम उसको स्लाइड पे ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, आगे देखते हैं। मल्टी जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, वो क्या करेंगे, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनमें जिनमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका जो रिप्रोडक्टिव मेथड होता है वो सिंपल होता है। ठीक है, जैसे स्पायरोगायरा है। ठीक है, स्पायरोगायरा क्या करता है, वो क्या करता है, अपने आप को ब्रेक कर लेता है इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन। जब वो मैच्योर होता है तब खुद को ब्रेक कर लेता है छोटे पीसेस में। दीज पीसेस आर फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये जो छोटे पार्ट्स होते हैं उसके, वो फिर ग्रो करके बड़े इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बात है, ये स्पायरोगायरा के लिए तो ठीक है, लेकिन सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बात सही नहीं है। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। वो सेल बाय सेल डिवाइड नहीं हो सकते, है ना। मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल होते हैं तो वो डिवाइड नहीं हो सकते। इसका रीज़न क्या है? मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जैसा कि हम देखते हैं, वो सिंपली रैंडम कलेक्शन नहीं होते सेल्स का, है ना। उनकी जो सेल्स होती है वो स्पेशलाइज सेल होती है ना। जो सेल स्पेशल सेल ऑर्गेनाइज होके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, और ये जो टिश्यूज़ हैं ये ऑर्गेनाइज होके बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, जो एक डेफिनेट पोजीशन में प्लेस होके क्या बनाती है, हमारी बॉडी बनाती है। तो इस ऑर्गेनाइज सिचुएशन में जो सेल बाय सेल डिवीज़न है वो क्या है, इम्प्रैक्टिकल है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसलिए क्या होता है, हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेज की ज़रूरत होती है फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक स्ट्रेटजी क्या है मल्टी सेलुलर की, कि उनके पास क्या है, डिफरेंट सेल टाइप्स है, डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, है ना, स्पेशलाइज फंक्शन के लिए। तो इस जनरल पैटर्न को फॉलो करके रिप्रोडक्शन जो है, reproduction in such organization is also the function of a specific सेल टाइप, है ना। जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक स्पेशल टाइप के सेल का फंक्शन होता है। ठीक है, तो कैसे रिप्रोडक्शन को अचीव किया जा सकता है फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप, अगर जो ऑर्गेनिज्म है, इफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल टाइप्स। यहाँ पे आंसर ये आता है कि वहाँ पे जो सिंगल सेल टाइप है इन ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, proliferating and making other cells type under right circumstances। ठीक है, रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन जो many fully differentiated organism have the ability to give rise to new individual organism, है ना। वो अपने बॉडी पार्ट से क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं या फिर उनको बनाते हैं, क्रिएट करते हैं।
ठीक है। अगर एक इंडिविजुअल जो वो क्या हो, अपने बॉडी पार्ट को कट करे, है ना, पीसेस में, इनटू मैनी पीसेस, तो उनके जो पीसेस हैं, मेनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो, है ना, वो ग्रो कर जाते हैं एज अ इंडिविजुअल, सेपरेट इंडिविजुअल। जैसे कि हाइड्रा हाइड्रा और प्लेनेरिया जो है एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने सेल्स को नंबर ऑफ पीसेस में कट करते हैं, ठीक है। और जो पीस है ये क्या करता है, वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को ग्रो करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। मतलब खुद थे, उनको अपने आप को 3-4 पार्ट में ब्रेक कर लिया, अब इन चारों पार्ट से क्या हो गए, 4 इंडिविजुअल्स तैयार हो गए, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रीजनरेशन, ठीक है। These cells proliferate and make large number of cells, है ना। From this mass of cell, different cells undergo change to become various cell type and tissue. वो क्या करते हैं, उनका जो सेल है वो क्या करते हैं, वो उनमें वेरियस चेंजेस होते हैं और वो टिश्यूज बना लेते हैं, ठीक है। ये जो चेंजेस हैं, है ना, ये क्या करते हैं, वो चेंज हो जाते हैं एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में, ठीक है, और डेवलप करते हैं। हाउ एवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। जो रीजनरेशन है वो रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं है। सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नेमली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप एंड टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। सारे एनिमल्स नहीं कर सकते ये काम, ठीक है। अब आता है रीजनरेशन के बाद बर्डिंग। बर्डिंग क्या होती है, ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा हो गया, ठीक है, ये क्या करता है, ये यूज़ करता है रीजनरेटिव सेल्स को फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन हाइड, है ना। बर्डिंग की प्रोसेस में वो रीजनरेशन के प्रोसेस को यूज़ करता है, अपनी रीजनरेटिव सेल्स को यूज़ करता है, ठीक है। एक बर्ड डेवलप्ड होता है, ठीक है, ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीज़न। जो सेल डिवीज़न होता है उसका रिपीटेड, उसकी वजह से एक बर्ड जनरेट होता है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक साइट पे। कुछ इस तरीके से ये जो हाइड्रा है ना, इसका एक स्पेसिफिक साइट है जहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बर्ड डेवलप हो गया, ठीक है, सेल डिवीज़न की वजह से। अब ये जो बर्ड है ये ग्रो करेगा और इस फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसकी इस वाले से ये कट के अलग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बर्डिंग, ठीक है। और ये एज अ इंडिविजुअल हाइड्रा में चेंज हो जाता है, ठीक। अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, जो जिनमें रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, है ना, जो नए प्लांट को डेवलप करते हैं अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की तरह प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ये यूज़ की जाती है इन मेथड सच एज लेयरिंग एंड और ग्राफ्टिंग। जो ग्राफ्टिंग हम करते हैं ना, कलम लगाते हैं पौधे की, तो उसमें यूज़ करा जाता है, जिससे बहुत सारे प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे शुगर कैन हो गया, रोजेस हो गए, है ना, ग्रेप्स, इन सब की ग्राफ्टिंग करके हम इनको इनके स्टेम से बना सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो हैं उनको हम रेस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी, इनमें जो फ्रूट्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं ना, वो सीडलिंग वाले प्लांट से जल्दी आते हैं, ठीक है। इस मेथड का यूज़ करके हम बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, है ना, इन सारे प्लांट्स का प्रोपगेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो एडवांटेज है दूसरा इसका क्या है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना,
उससे प्रोड्यूस होने वाले जो प्लांट्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ठीक है। वो पेरेंट्स प्लांट के सिमिलर होते हैं, जैसा उनका पेरेंट प्लांट होता है वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी भी होती है, ठीक है। अब एक्टिविटी है 7.5। आपने आलू उगाते हुए देखा होगा लोगों को, है ना। यहाँ पे एक्टिविटी उससे रिलेटेड है। टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस, है ना। कभी कभी देखो आलू देखते हो तो उसमें ऐसे आइस जैसे निकले होते हैं ना, तो उसको हम कट कर लेंगे ऐसे, ताकि उनकी एक पीस में आइस रह जाए हर पीस में, ठीक है। अब इन पोटैटो क्या करेंगे, इनके ऊपर गीला कॉटन रख देंगे, ठीक है, और हम उसको कॉटन को गीला करते रहेंगे ताकि वो सूखे नहीं। फिर हम उस कुछ देर बाद देखेंगे कि जो आइस थी, है ना, इसमें क्या है, इसमें बड्स निकल आए हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसमें यहाँ से रूट्स निकल आएंगे या फिर पत्तियाँ निकल आएंगी। देखते हैं आगे। सिमिलरली जो बर्ड्स हैं वो क्या कर सकती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस्ड इन द नोचेस बिलोंग द लीफ, है ना। ये देखो ये लीफ है किसका, ब्रायोफाइलम का, ठीक है, जिसमें क्या है, जो लीफ है उसके किनारे किनारे पे, है ना, लीफ नई नई निकल रही है, ठीक है, पूरा प्लांट ही निकल रहा है, ठीक है। जो लीव्स है वो क्या करेंगी, अगर ये मिट्टी में गिर गई, है ना, तो सॉइल में उसको न्यूट्रिशन मिलेगा और वो डेवलप हो जाएगी नए प्लांट्स में, ठीक है। आगे देखते हैं। सेलेक्ट मनी प्लांट। मनी प्लांट लेंगे, उसके कुछ पीसेस काटेंगे, है ना, और ऐसे काटेंगे कि किसी पीस में एक लीव हो, किसी में दो हो, ठीक है। अब उसको एक साइड उसका पानी में डिप करके रखेंगे, ठीक है, और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे अगले कुछ दिनों तक। तो हम देखेंगे जो वो पानी में डिप वाला भाग है उसमें क्या होगा, उसमें रूट्स आ जाएंगी, और जो बाहर का पार्ट है उसमें लीव्स आ जाएंगी, और ठीक है, फ्रेश लीव्स आ जाएंगी। टिश्यू कल्चर क्या है, इन टिश्यू कल्चर नए प्लांट्स जो ग्रो होते हैं बाय रिमूविंग टिश्यू आर सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। ग्रोइंग टिप को अलग करके हम नए प्लांट्स को उगा सकते हैं, ठीक है। जो सेल्स हैं फिर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम, जहाँ पे क्या होता है, दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स आर कैलस, ठीक है। वो अपने आप को डेवलप करके स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेती हैं जिनको हम कैलस बोलते हैं। ये जो कैलस है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स, ठीक है। ऐसे मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिनमें हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ के लिए एंड डिफरेंशिएशन के लिए। ये जो प्लांटलेट्स हैं, है ना, फिर इनको कहाँ प्लेस किया जाता है, सॉइल के अंदर, ताकि वो क्या करें, ग्रो करें और मेच्योर प्लांट बने, ठीक है। इन टिश्यूज़ को यूज़ करके, टिश्यू कल्चर को यूज़ करके बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो किए जा सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन प्लांट्स इन डिजीज़ फ्री कंडीशन में, ठीक है। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ये जो टेक्निक है किसके लिए यूज़ होती है, फॉर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, किसमें होता है, पहले तो आई दे, देखो बहुत सारे जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है ना, कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो ब्रेड में डेवलप हुआ था, है ना, हमने 7.2 में देखा था। एट द हाइफे ऑफ द ब्रेड माउल्ड, है ना, राइजोपस, ठीक है। ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो टाइनी
क्या है ये? टाइनी ब्लॉब है ना, ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये जो स्ट्रक्चर है ये इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, ये जो बॉल ब्लॉब्स है इनमें क्या होता है, इनमें स्पोर्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स, है ना। ये जो राइजोपस है इसका एक नया इंडिविजुअल ये बनाते हैं। ठीक है, ये जो स्पोर्स है, और वो अपने आप को, ये जो स्पोर है वो अपने आप को एक थिक वॉल से कवर कर लेते हैं, जो उनको बचाता है किससे, अनदर मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आने से बचाता है, और उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो कवर है ये इनको प्रोटेक्ट करता है ना, ताकि वो बचे रहें सारे क्लाइमेटिक कंडीशन से। फिर जब वो नमी वाले एरिया में आते हैं, मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर वो अपने आप को ग्रो करते हैं और एक इंडिविजुअल बना लेते हैं। ठीक है, ये जो सारे मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के इस दैट वी हैव डिस्कस, ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं न्यू जनरेशन, जिससे क्रिएट होता है बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। कोई सिंगल इंडिविजुअल इन सारे मेथड्स को यूज़ करके क्या बनाता है, अपने जैसा एक नया इंडिविजुअल बनाता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऐसे रिप्रोडक्शन है ना जिसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, जैसे बुल है, वो अकेले नए कॉप्स को पैदा नहीं कर सकते, हैंड भी नहीं कर सकती, है ना, इवन। तो इस इन सारे केसेस में क्या होता है, बोथ सेक्सेस मेल्स एंड फीमेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, मेल और फीमेल्स दोनों की। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आर देयर एनी लिमिटेशंस, क्या यहाँ पे कोई लिमिटेशन है ना सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या है ऐसी चीज़ें। ठीक है, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चाहिए क्यों। जो क्रिएशन है दो नए सेल का फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज ऑफ द सेलुलर apparatus, है ना। अगर डीएनए कॉपी जो मैकेनिज्म है, डीएनए की जो कॉपिंग मैकेनिज्म है ना, वो क्या हो, जैसा हम चाहिए, एज वी हैव नोटेड, कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। अगर वो एक्यूरेट, हमें पता है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता, है ना। और जो रिडल्टेंट एरर है ना, वो क्या करेगा, वो वेरिएशन का काम करेगा, है ना, ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में वेरिएशन लाएगा। तो सभी जो इंडिविजुअल्स हैं, एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन, वो वेरिएशन से प्रोटेक्ट नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर ये जो पॉपुलेशन है, वेरिएशन आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, है ना, जो वेरिएशन होता है उनके सर्वाइवल के लिए यूजफुल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट वुड देयरफॉर मेक सेंस ऑफ इफ ऑर्गेनिज्म केम अप विद द रिप्रोडक्टिव मोड्स। तो वो क्या करता है, अलाउ करता है मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड, वहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। जो जब डीएनए कॉपी होती है ना, जब डीएनए कॉपिंग एक्यूरेट नहीं होती, तो वहाँ पे क्या होता है, दे आर प्रिसाइज इनफ टू मेक अ जनरेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अ फेयरली स्लो प्रोसेस।
ठीक है। अगर डीएनए कॉपी मैकेनिज्म लेस एक्यूरेट है, वर टू बी लेस एक्यूरेट, तो बहुत सारे जो रिजल्टेंट है डीएनए कॉपीज़ के, है ना, वो सेलुलर ऑपरेटर्स के साथ वर्क करने में एबल नहीं होंगे और वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीड अप, तो ये जो वेरिएंट्स को बनाने का प्रोसेस है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जितने भी न्यू वेरिएशंस हैं, है ना, मेड इन डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशंस accumulated फ्रॉम वेरियस जनरेशन, वो क्या है, वेरियस जनरेशन से चले आ रहे हैं। तो दो डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं इन अ पॉपुलेशन, उनमें क्या होगा, क्वाइट डिफरेंट पैटर्न होगा, है ना, ऑफ accumulated वेरिएशन जो उनके पीढ़ियों से उनको मिलता आया है। ठीक है। तो ये जितने सारे वेरिएशन है लिविंग इंडिविजुअल्स में, वो क्या होंगे, assured that they do not have any really bad effects। ठीक है। और इन वेरिएशन को कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स बन सकते हैं, है ना, वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स। ये सारे जो वेरिएशंस चलते आ रहे हैं वो कंबाइन होकर नया वेरिएशन बना लेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा होगा सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के वेरिएशन को इन्वॉल्व करता है। ठीक है। जो सेक्सुअल मोड है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन होता है तो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डीएनए जो हैं वो कंबाइन होते हैं। ठीक है। तो ये मेजर डिफ़िकल्टी भी क्रिएट करता है ना। इफ़ ईच न्यू जनरेशन इज़ टू बी द combination of the DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation have। अगर दोनों इंडिविजुअल्स का डीएनए, है ना, कॉपी एक नई जनरेशन के पास आएगा तो वो डीएनए का जो कॉपी वो डबल हो जाएगा डीएनए। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो कंट्रोल है वो सेलुलर ऑपरेटर्स का डीएनए के द्वारा वो नहीं हो पाएगा। तो हाउ मेनी वेज कैन वी थिंक ऑफ सॉल्विंग दिस डिफ़िकल्टी, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो स्पेशलाइजेशन होता है टिश्यू का वो इंक्रीज होता जाता है ना, इंक्रीजेस। वन सोल्यूशन दैट जो मल्टी सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम मेंशन्ड अबव, है ना, कि डीएनए जो डबल हो जाते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए सोल्यूशन क्या है, अबव इज टू हैव स्पेशल लीनियज ऑफ सेल्स इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, है ना, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। ठीक है। और ये अचीव होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न, है ना, जिसे हम मियोसिस बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है, दस अगर ये जो जर्म सेल्स हैं, दीज जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स, ये जब कंबाइन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, रिस्टेबलाइजमेंट होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का। आधे आधे पहले थे, फिर जब इकट्ठा हुआ नया सेल बना तो उसमें ये आधा इसका मिलके पूरे हो गए। ठीक है। और जो डीएनए है कंटेंट वो भी आ गया। ठीक है। अगर जो जाइगोट है, इफ़ द जाइगोट इज़ टू ग्रो,
है ना, एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन, जिनमें क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू है और ऑर्गन है। तो ये क्या करेगा, देन इट हैज़ टू हैव सफिशियंट स्टोरेज, उसके पास क्या होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस, उसके पास एनर्जी हो ताकि वो ये काम कर पाए। ठीक है, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, उनमें देखा जाता है, इट इज सीन दैट द टू जर्म सेल्स, जो दो जर्म सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत डिफरेंट नहीं होते, है ना, फ्रॉम ईच अदर, आर में इवन भी सिमिलर, वो सिमिलर दिखते हैं, लेकिन बट एज द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, है ना, जो जर्म सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी स्पेशलाइज होते हैं। अगर बॉडी कॉम्प्लेक्स है तो उनके जो जर्म सेल्स हैं वो भी स्पेशलाइज होते हैं। एक जर्म सेल्स जो है वो लार्ज होता है और क्या कंटेन करता है, फूड स्टोरेज, है ना, जबकि दूसरा क्या होता है, दूसरा छोटा होता है और लाइकली टू बी मोटाइल। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मोटाइल जर्म सेल्स होते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं मेल गैमेट्स, और जो जर्म सेल्स हैं जिनमें फूड स्टोर्ड है उनको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो हम इसको अगले सेक्शंस में देखेंगे। तो इनकी ज़रूरत क्यों होती है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। These two different type of gametes give rise to differences in the male and female reproductive organs, है ना, ये इनकी वजह से क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो वो होते हैं वो उनमें चेंज होता है। ठीक है, और कुछ केसेस में क्या होता है, जो मेल और फीमेल बॉडी होती है उनमें भी चेंजेस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, है ना, एंजियोस्पर्म के, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, वो लोकेटेड होते हैं फ्लावर्स में। ठीक है, और हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में कि जो डिफरेंट पार्ट है फ्लावर्स के, सेपल, पेटल्स, है ना, स्टेमेन और पिस्टिल, स्टेमेन, पिस्टिल, सेपल, पेटल्स। ठीक है, स्टेमेन और पिस्टिल जो है ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के, जिनमें क्या होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं। द फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल, फ्लावर क्या हो सकता है, यूनिसेक्सुअल हो सकता है, जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, है ना, इनमें क्या होता है, या तो स्टेमेन होगा या फिर पिस्टिल होगा, या तो मेल जर्म सेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है, जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनमें ये दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे हिबिस्कस और मस्टर्ड हो गए। स्टेमेन जो है वो क्या है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, ये जिनमें कौन कौन आते हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, जो फीमेल गैमेट है उसमें आता है ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, पिस्टिल इसको बोलते हैं। ठीक है, और स्टेमेन में कौन प्रोड्यूस होता है, पोलन ग्रेन। ठीक है, दैट आर येलोइश इन कलर, वो येलो कलर के होते हैं। ठीक, अब ये जो येलोइश, जब कभी हम फ्लावर को टच करते हैं तो हमारे हाथ में या कपड़ों पे क्या होता है, येलोइश पाउडर जैसा कुछ लग जाता है। ठीक है, यही होते हैं ये। पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर, वो फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, है ना, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। जो बलून जैसा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी, है ना, और जो मिडिल पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टाइल, और जो टर्मिनल पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिकी होता है। ठीक है, जो ओवरी है ये क्या करता है, ये ओव्यूल को कंटेन करता है, और जो ओव्यूल होते हैं उसमें एग सेल्स होते हैं, ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। जो मेल जर्म सेल है वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस होता है बाय पोलन ग्रेन
फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। ये पोलन ग्रेन आगे कहा, ये जो ओवरी है उसके अंदर, ओव्यूल के अंदर जो एग है उससे फ्यूज होते हैं और बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, जो क्या है, जो कैपेबल है ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, है ना, जो नए प्लांट में ग्रो हो सकता है। ठीक है, ये जो पोलन है इसको यहाँ तक आने के लिए ट्रांसफर होने की ज़रूरत है। ठीक है, फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा। अगर ये जो ट्रांसफ़र होता है सेम फ्लावर में होता है, मतलब एक ही फ्लावर के पोलन और ये जो स्टिग्मा से पोलन निकल के ओवरी में आता है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, अगर दूसरे फ्लावर से, सेम स्पीसीज़ के प्लांट के दूसरे फ्लावर, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से या फिर किसी और प्लांट के फ्लावर से वो आके दूसरे फ्लावर पे गिरता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन का ट्रांसफ़र ये होता है कुछ एजेंट्स, जैसे कि विंड हो गई, एनिमल्स हो गए, कीट पतंगे हो गए। ठीक है, जो फ्लावर पे बैठते हैं और दूसरी जगह जाके पोलन छोड़ देते हैं। ठीक है, जब पोलन लैंड हो जाता है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, तो ये कहाँ पहुँचता है, ओहो, ये पोलन ग्रेन यहाँ आया है ना, तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना के कहाँ पहुँच जाता है, ये पहुँच जाता है ओव्यूल के अंदर फीमेल जर्म सेल के पास, और वो वहाँ से क्या करता है, वो वहाँ फ्यूज होके जाइगोट बनाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो जाइगोट बना है ना, वो डिवाइड होता है। ठीक है, कुछ टाइम, सेवरल टाइम तक, और वो एक एम्ब्रियो बनाता है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, और ये जो ओव्यूल है वो डेवलप होके एक टफ कोट बनाता है और धीरे धीरे एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो ओवरी है वो रैपिडली ग्रो होके क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। ठीक है, और जो पेटल्स है, सेपल्स है, स्टेमन्स है, ये क्या होते हैं, ये श्रिवल हो जाते हैं। स्टिग्मा में श्रिवल एंड फॉल ऑफ, ये सूख कर नीचे गिर जाते हैं, है ना। ठीक है, जो सीड होता है ना, सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट, है ना, या फिर एम्ब्रियो, जो डेवलप होके क्या बनाते हैं, वो पौधा बनाते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट कंडीशन जब मिलता है, सॉयल, मिट्टी सब मिलता है, तब वो प्लांट बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये तो हमने देखा प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अब हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हमने वेरियस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा है ना, डिफरेंट स्पीसीज में, तो हम यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन में कैसे होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन क्या करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं, तो ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है, आइए देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो चेंज होती है ना, और हम बूढ़े होते जाते हैं। ठीक है, तो हमने बचपन से देखा कि हमारी बॉडी में कितने चेंजेस होते हैं, ये हमने क्लास 8th में भी पढ़ा है ना, एडोलसेंस की एज आती है, प्यूबर्टी होती है। ठीक है, टीन एज में क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, हम बचपन में हमारे मिल्क टीथ होते हैं, वो टूट के क्या हो जाते हैं, फिर नए टीथ आते हैं। ठीक, तो इस तरीके के चेंजेस होते रहते हैं, है ना। तो ये सारे जो चेंजेस है ये एक जनरल प्रोसेस के थ्रू होता है ना, ऑफ ग्रोथ, जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी लार्ज होती जाती है, बढ़ती है ना। बट इन अर्लियर टीनेज ईयर्स,
a whole new set of changes occur that can be explained simply as a body enlargement. बॉडी इन्लार्जमेंट के अलावा हमारा जो टीन एज होता है उसमें हमारी बॉडी में कुछ नए चेंजेस आते हैं, ठीक है। इंस्टीड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, है ना, हमारी बॉडी का अपीयरेंस चेंज हो जाता है। प्रोपोर्शन चेंजेस, प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है, नए फीचर अपीयर होते हैं, ठीक है, और नए सेंसेशन होते हैं, ठीक। तो इनमें से जो कुछ चेंजेस होते हैं वो कॉमन होते हैं बोथ इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना। जैसे बाल घने होना, है ना, नए बॉडी के नए पार्ट्स पे बालों का आना, आर्म पिट में और जेनिटल पार्ट्स में, ठीक है। और इनका कलर डार्क होना, ठीक है। हमारे आर्म्स और लेग्स में बाल आ जाते हैं, ठीक है। फेस पे भी बाल आते हैं, लड़कों के दाढ़ी मूछे बॉयज़ की आ जाती है ना। दिस स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली, है ना, हमारी स्किन ऑयली हो जाती है और हमारे फेस पे इसकी वजह से क्या होते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं, है ना। टीनेजर्स बच्चों को देखो तो उनके फेस पे क्या होते हैं, पिंपल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। ये दोनों टाइप की बॉडीज़ में होता है, मेल फीमेल दोनों में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि कुछ ऐसे चेंज होते हैं, है ना, जो बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं। गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज़ होने लगती है ना, और उनके जो निपल्स होते हैं वो डार्क होने लगते हैं, जो ब्रेस्ट के टिप होते हैं, ठीक है। गर्ल्स जो है वो क्या होती है, उनको मेंस्ट्रुएशन होने लगता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, ठीक है। बॉयज़ में क्या होता है, उनके फेसेस में थिक हेयर ग्रोथ होती है, जिनको मूछें आ जाती है ना, दाढ़ी वगैरह आने लगते हैं, ठीक है। पेनिस का साइज इंक्रीज होने लगता है ना, इनलार्ज होने लगता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये है कुछ मेल फीमेल चेंजेस जब हम टीन एज में होते हैं। ये सारे जो चेंज होते हैं ये कैसे होते हैं, स्लोली होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। तो सेम टाइम में नहीं होते, किसी को जल्दी होते हैं, किसी को बाद में होते हैं, है ना। एग्जैक्ट कोई फिक्स एज नहीं है, बट एक एज पीरियड होता है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ पीपल्स में क्या होता है, उनमें ये जल्दी हो जाता है और तेज़ी से होता है, कुछ में धीरे धीरे होता है और देर से होता है, ठीक है। ये जो चेंजेस हैं, है ना, ये कम्प्लीटली एक साथ नहीं होते जल्दी से, है ना, क्विकली नहीं कंप्लीट होते। सो जैसे फेस पे आते हैं लड़कों के बाल, जैसे मूछें आती हैं तो पहले वो फैली फैली सी आती हैं, है ना, हल्की सी होती है, फिर वो डार्क होती हैं, ठीक है, फिर वो जाके बाद में यूनिफॉर्म हो जाती हैं। इवन सो ये जो सारे चेंजेस हैं वो पीपल टू पीपल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट शेप्स के नोज, डिफरेंट शेप्स के फिंगर्स, है ना, ठीक है। और इनके जो डिफरेंट पैटर्न होते हैं हेयर ग्रोथ के, साइज डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। जैसे लड़कियों में ब्रेस्ट की साइज, है ना, और इनके शेप में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि बॉडी में ऐसे चेंजेस क्यों होते हैं, ठीक है। वाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैचुरेशन एट दिस एज, इस एज में क्यों। तो हमने बात करी है कि हमारी बॉडी को जो मल्टी सेलुलर बॉडीज़ होती है उनको स्पेशलाइज सेल की ज़रूरत होती है ना, टू कैरी स्पेशलाइज फंक्शन, स्पेशल फंक्शन करने के लिए उनको स्पेशल सेल भी चाहिए, ठीक है। जो जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके क्रिएशन के लिए,
ताकि वो क्या करे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है। और जो अनदर स्पेशल फंक्शंस हैं बॉडी को, उसको परफॉर्म कर सके। तो जैसे हमने देखा जो प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, स्पेशल सेल होता है ना, टिश्यू टाइप होता है टू क्रिएट देम। ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में भी ये जो टिश्यूज़ हैं, स्पेशल टिश्यूज़ है, वो डेवलप होने लगते हैं, है ना, आल्सो डेवलप फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए। ठीक है। जबकि क्या होता है, जब बॉडी हमारी, है ना, किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो ग्रो करती है ना, टू इट्स एडल्ट साइज, तो ये जो रिसोर्सेज है, द रिसोर्सेज ऑफ बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ, है ना। तो ये ग्रोथ उनको अचीव होती है। जब ये हो रहा था, वाइल दैट इज़ हैपनिंग, जो मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ है वो उस तरीके से मेजर प्रॉपर्टी में नहीं होता। ठीक है। जैसे हमारी बॉडी जनरल रेट से बढ़ती है, ग्रो करती है, ठीक है, फिर धीरे धीरे स्लो डाउन होती है। ठीक है। जब हमारी बॉडी का ग्रोथ जो स्लो डाउन होने लगता है, तो ये जो स्पेशल सेल्स होती है, जर्म सेल्स होती हैं, इनका जो मैचुरेशन होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है। और इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी, है ना। ठीक है। तो जो सारे चेंजेस है, हाउ डू ऑल चेंजेस दैट वी सी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ये कैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से लिंक होते हैं, तो हम इसके बारे में आगे देखेंगे। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है। दो जर्म सेल्स होते हैं अलग अलग, है ना, दो इंडिविजुअल्स के, जिनको ज्वाइन करके जो क्या बनाते हैं, तीसरी सेल बनाते हैं, जिनको हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है। और ये कैसे होता है, बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। जैसे फ्लावरिंग प्लांट में हो रहा था, है ना। या फिर जब दो इंडिविजुअल्स की बॉडीज एक दूसरे के साथ टच में आती हैं, है ना, ज्वाइन होती हैं, तो ये क्या होते हैं, ये जर्म सेल्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं और फिर फ्यूज़ होके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स में ऐसा होता है। इफ़ एनिमल्स टू आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मैटिंग, है ना, तो क्या होता है, अगर मैटिंग के थ्रू ये प्रोसेस होता है, तो उनका जो स्टेट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है वो क्या होती है, बी अन आइडेंटिफिएबल बाय अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम, है ना, जैसे कि नए ग्रोथ, है ना, नए हेयर ग्रोथ। ठीक है। ये क्या है, ये सिग्नल्स हैं, है ना, सेक्सुअल मैचुरेशन के, जो कि हो रहे हैं उनकी बॉडी में। वहीं पे दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ओके, कहाँ थे हम, जो एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है जर्म सेल का बिटवीन टू पीपल, उनको क्या चाहिए, स्पेशल ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है इस सेक्सुअल एक्ट के लिए, जैसे कि पेनिस, है ना, व्हेन इट इज़ कैपेबल ऑफ बिकम इरेक्ट। और मैमल्स में क्या होता है, जैसे ह्यूमंस है ना, जो बेबी है, बेबी इज़ कैरीड इन द मदर्स बॉडी, वो माँ की बॉडी में कैरी होता है कुछ महीनों के लिए या फिर लंबे पीरियड्स के लिए। तो क्या होता है, तो उनके पास
ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मेच्योरिटी होनी चाहिए, है ना। बेबी होने के बाद उनको ब्रेस्ट फीड कराना पड़ता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, है ना, और जो ब्रेस्ट है तो उसको मेच्योर होना पड़ेगा इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए। तो हम इस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे पोर्शंस को कंसिस्ट करते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जर्म सेल्स को, है ना, मेल सेल्स को, ठीक है, एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। वो क्या करते हैं, इन जर्म सेल को फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। ये जो जर्म सेल का फॉर्मेशन है या फिर स्पर्म है वो कहाँ बनता है, टेस्टिस में, जो कि यहाँ, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, हमारे ये एब्डोमेन के बाहर, एब्डोमेन कैविटी के बाहर की तरफ लोकेटेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसको लो टेम्परेचर चाहिए, हमारी बॉडी से कम, ठीक है। जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए इसको सर्वाइव करने के लिए। तो इसके लिए ये कहा होता है हमारे एब्डोमेन के बाहर, ठीक है। और ये जो टेस्टिस होता है ये क्या करता है, ये हार्मोन भी सिक्रेट करता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। ये क्या करता है, जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये रेगुलेट करता है स्पर्म के फॉर्मेशन को, ठीक है। और जो बॉयज़ के बॉडी में चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम, वो भी किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। और जो स्पर्म बनते हैं, है ना, ये कहाँ डिलीवर होते हैं, थ्रू अ वॉस वास्ट डिफरेंस, ये है वास्ट डिफरेंस, ठीक है। ये एक नली होती है जो कहाँ से जुड़ी होती है, यहाँ से, ठीक है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है, वहाँ से ये नली आती है, इसके थ्रू ये स्पर्म यहाँ से लोकेट होके यहाँ पहुँचते हैं यूरेथ्रा तक, और फिर वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। Along the path of the vas deferens, glands like the prostate and the seminal vesicles add their secretion to the sperm are now in fluid with make their transport easier, and this fluid also provides nutrition, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये फ्लूइड निकालते हैं जिसके थ्रू ये जो स्पर्म का ट्रांसफ़र है यहाँ से यहाँ तक वो इजी हो जाता है, ठीक है। और ये जो फ्लूइड है वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। जो स्पर्म है ये क्या है, ये टाइनी होते हैं, ठीक है। जिनमें क्या होता है, जिनमें जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं और एक लंबी टेल होती है जो उनको हेल्प करती है कहाँ पे, फीमेल जर्म्स तक पहुँचने में। आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये क्या है, ये है ओवरी, लेफ्ट राइट ओवरी, ठीक है। और इसमें ओविडक्ट होता है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसको बोलते हैं यूट्रस, और ये सर्विक्स, फिर वजाइना। जो फीमेल जर्म सेल्स हैं या फिर जिनको हम एग बोलते हैं वो कहाँ बनते हैं, ओवरीज में, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, ओवरी से कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। और ये एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब एक गर्ल का जन्म होता है ना, जब वो बॉर्न होती है तो उसकी जो ओवरीज होती हैं, है ना, उनमें थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, ठीक है। जब वो प्यूबर्टी तक पहुंचती हैं तो इनमें से कुछ मेच्योर होने लगते हैं और एक एग
प्रोड्यूस होता है हर मंथ, ठीक है। वन ऑफ द ओवरीज, दोनों में से किसी एक में। जो एग है ये कहाँ, ओवरी से निकल के कहाँ आता है, वोम तक आता है, ठीक है, एक थिन ओविडक्ट के थ्रू, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और दो ओविडक्ट यूनाइट होके क्या बनाते हैं, यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस, जिसे हम यूट्रस बोलते हैं। और जो यूट्रस है ये कहाँ ओपन होता है, इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स, ठीक है। जब स्पर्म एंटर करता है वजाइनल पासेस से ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो ट्रैवल करते हैं ऊपर की तरफ और कहाँ पहुँचते हैं, ओविडक्ट में, जहाँ पे क्या होता है, जो एग से मिलते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे एग फर्टिलाइज होता है, जाइगोट बनता है और वो खुद को डिवाइड करना शुरू कर देता है और एक बॉल सेल की तरह एक बॉल बनाता है सेल का, और या फिर हम इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। जो एम्ब्रियो है वो कहाँ इम्प्लांट होता है, फिर बाद में यूट्रस की लाइनिंग में, ठीक है, जहाँ पे ये इसको न्यूट्रिशन मिलता है, ये ग्रो करता है, डेवलप होता है ना, ऑर्गन्स बनते हैं इसमें, फिर उसको हम बोलते हैं फीटस, ठीक है। हमने अर्लियर सेक्शन में पढ़ा था क्या, जो मदर है ना, उसकी जो बॉडी है वो डिज़ाइन होती है बेबी के डेवलपमेंट के लिए, है ना, उसकी देखभाल के लिए। सिंस ये जो यूट्रस है वो खुद को प्रिपेयर करता है एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, कि उसके पास एम्ब्रियो आएगा और उसको नर्चर करेगा, ठीक है। जो इसकी लाइनिंग होती है इस प्रोसेस में वो मोटी हो जाती है और उसमें ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है, ताकि जो एम्ब्रियो है वो ग्रो कर सके, ठीक। जब एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है ना, फ्रॉम द मदर की ब्लड से, किसकी हेल्प से, एक स्पेशल टिश्यू की हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक डिस्क के जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जो कहाँ होता है, यूटेरिन वॉल में होता है, ठीक है, उससे जुड़ा होता है। ये क्या करता है, इनमें बहुत सारी विलीज होती हैं एम्ब्रियो की साइड में, ठीक है, जो क्या करता है, जो मदर के ब्लड से जो भी न्यूट्रिशन होता है वो बच्चे को प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज देता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, मदर से एम्ब्रियो में, ठीक है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो क्या करता है, वो वेस्ट सब्सटेंसेस जनरेट करता है, जिसको क्या होता है, रिमूव करना होता है। तो इसको ये जो प्लेसेंटा है वो मदर के ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है, ठीक है। जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है इनसाइड द मदर्स बॉडी, वो क्या होता है, उसको लगभग 9 मंथ्स लगते हैं एक बेबी को मेच्योर होने में, मतलब एक एम्ब्रियो से बेबी बनने में, ठीक है। तो जब चाइल्ड पैदा होता है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, जब उसको पैदा होना होता है बच्चे को, तो ये जो यूट्रस है उसमें उसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके थ्रू बेबी का बर्थ होता है, चाइल्ड का बर्थ होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, है ना, तो ये वहाँ पे एक दिन रह सकता है। सिंस द ओवरी रिलीज वन एग एवरी मंथ, है ना, हर महीने एक एग रिलीज होता है। ये जो यूट्रस है वो तैयार करता है खुद को एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जो उसकी लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिक होती जाती है और स्पॉन्जी होती जाती है। तो उसको क्या चाहिए, उस भी वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो आता तो उसको नरिशमेंट मिलती है। इसकी वजह से जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ
इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन होता तो एम्ब्रियो आता तो उसकी नरिशमेंट के लिए वॉल थिक रहती। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमें इन लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, जो लाइनिंग है ये धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। और जो ये ब्रेक मटेरियल है ये कैसे निकलेंगे, वजाइना के थ्रू, ठीक है, ब्लड के फॉर्म में या फिर म्यूकस के फॉर्म में हमारे वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली इवन मंथ, एवरी मंथ, है ना, हर मंथ में होता है ये। तो हम इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। और ये कब तक चलता है, 2 से 8 दिन तक होते रहता है। आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन तो ठीक है, अब हम उस हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे। देखो, जो सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन होता है ना, सेक्सुअल मैचुरेशन, ये धीरे धीरे होता है। और ये क्या होता है, जनरल बॉडी ग्रोथ की तरह होता रहता है ना, इज स्टिल गोइंग ऑन। देयरफॉर कुछ क्या होता है, सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट्स और फॉर हैविंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, ठीक है। ये प्रोसेस होता रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे पैदा करना है ना, या फिर सेक्सुअल एक्ट करने हैं, रेडी, दिमाग रेडी नहीं होता। तो हम कब डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है, माइंड है, वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार है। हम सभी जो है, जितने भी पर्सन है, वो डिफरेंट काइंड के प्रेशर में रहते हैं, है ना, इन इश्यूज को लेके। तो यहाँ पे प्रेशर होता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का, है ना, अगर हम चाहें या ना चाहें, ठीक है। तो यहाँ भी देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड, है ना, हमारी फैमिलीज़ का प्रेशर होता है कि हम शादी करें, स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करें, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमें चॉइस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, चूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमें हमारी हेल्थ की भी टेंशन होती है, कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, ऑफ हैविंग सेक्स। तो हम यहाँ पे हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था कुछ सेक्सुअल डिजीज़ के बारे में जो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, जिनमें इन अ वैरायटी ऑफ वेज, कई सारे तरीके होते हैं। जो सेक्सुअल एक्ट है वो क्या करता है, वो बहुत ही इंटीमेट कनेक्शन होता है बॉडीज़ का, है ना। तो यहाँ पे सरप्राइज होने की बात नहीं है कि बहुत सारी डिजीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, और वायरल इन्फेक्शन जैसे एड्स हो गया, HIV, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। तो ऐसे डिजीज़ को प्रिवेंट करना पॉसिबल है, ट्रांसमिट होने से रोकना क्या पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ हद तक, यूजिंग अ कवरिंग, है ना, हम एक कवरिंग जिसको हम कॉन्डोम भी बोलते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेल्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग सेक्स, और फीमेल कॉन्डोम भी आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं इस टाइप के जो इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रांसमिट होने से, ठीक है। जो कुछ सेक्सुअल एक्ट जो होते हैं, द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड द प्रेगनेंसी, है ना, हमेशा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, तो उसके लिए भी हमें प्रिकॉशंस चाहिए जिसमें कॉन्डोम यूज़ होता है, ठीक है। ये जो प्रेगनेंसी होती है इसमें क्या होता है, बॉडी से बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ना, बच्चे को सारा नरिशमेंट माँ के बॉडी से मिलता है, ठीक है। तो हेल्दी होना ज़रूरी है और मेंटली भी हेल्दी होना ज़रूरी है, फिजिकली हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। तो अगर वो रेडी नहीं है इसके लिए तो क्या होगा,
तो उसके हेल्थ पे एडवर्सली इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, बहुत सारे तरीके हैं कि हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकें। ठीक है, डिवाइस्ड और अवॉइड उसमें आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, है ना, फॉल इन अ नंबर ऑफ कैटेगरीज। पहली कैटेगरी क्या है, क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर्स। कुछ मैकेनिकल बैरियर्स क्रिएट कर दिए जाते हैं जिससे कि जो स्पर्म है वो एग तक पहुंच ना सके। ठीक है, जैसे कॉन्डम है, कॉन्डम पहन लिया, ठीक है, और सिमिलरली कॉन्डम के जैसे वजाइना को कवर करने के लिए भी चीज़ें आती हैं, उसको पहन लिया तो क्या होगा, जो स्पर्म है वो एग के पास नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो जायगोट नहीं बनेगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरी कैटेगरी क्या है कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स, जैसे हम हार्मोनल चेंजेस करके, है ना, चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, कि एग रिलीज ही ना हो, है ना। अगर एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये जो चीज़ें हैं, उसके लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं। ठीक है, दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली, है ना, पिल्स के रूप में लोग लेते हैं। अब ये पिल्स क्या करती हैं, हमारे हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देती हैं, जो लॉन्ग टर्म में जिनका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इनको भी यूज़ करने से बचें। जो अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, जैसे लूप या फिर कॉपर टी, ठीक है, ये यूट्रस में लगाया जाता है ताकि जो प्रेगनेंसी है उससे प्रिवेंशन मिल सके। ठीक है, उसको रोका जा सके। और इनकी वजह से क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होता है ना, इरिटेशन होता है यूट्रस में। ठीक है, अगर जो वॉश डिफरेंस है जहाँ से हमारा स्पर्म निकलता है, आगे आता है, अगर वो ब्लॉक कर दिया जाए तब भी हम प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। ठीक है, तो स्पर्म का जो ट्रांसफ़र होगा वो नहीं होगा। और अगर फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स, अगर उसको हम ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, स्पर्म ट्रांसफ़र, है ना, उसको हम रोक सकते हैं, वो एग तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर दोनों ही केसेस में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है ना, वो नहीं होगा, या तो हम वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दे या फिर फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दे, दोनों ही केसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। कुछ सर्जिकल मेथड्स भी हैं, ठीक है, जिनको यूज़ करके ऐसे ब्लॉकेज किए जाते हैं। जो सर्जिकल मेथड है वो लॉन्ग रन में ठीक है ना, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए ठीक है। सर्जरी क्या है, सर्जरी अगर ठीक से नहीं की गई तो उनमें इन्फेक्शन हो सकता है और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, अगर सर्जरी ठीक से परफॉर्म नहीं की गई तो। और सर्जरी का यूज़ लोग करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसी चीज़ों का मिसयूज़ होने लग रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो सर्जरी है उसको बैन कर दिया है। सेक्स सेलेक्टिव जो अबॉर्शन होते हैं फीमेल फीटस के प्रति, उसको बंद कर दिया है। ठीक है, और ये एक क्रिमिनल एक्ट में आता है, क्योंकि हेल्दी सोसाइटी के लिए क्या चाहिए, सोसाइटी में मेल फीमेल दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, है ना। और इंडिया में क्या है, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं, ऐसे जगह हैं जहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल का जो रेशियो है उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, इस वजह से क्या है, ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट किया गया है बाय द लॉ। अब यहाँ पे नोट कर, वी हैव नोटेड अर्लियर कि जो रिप्रोडक्शन है इज़ द प्रोसेस बाय विच गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। ओह, कहाँ पहुँच गए। रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है, बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर
पॉपुलेशन, है ना, रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। जो रेट ऑफ बर्थ है और जो डेथ का रेट है किसी गिवन पॉपुलेशन में, वो डिटरमाइन करता है उसकी साइज़। अगर देखो बर्थ रेट बढ़ता जाएगा, डेथ रेट कम होता जाएगा, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बढ़ जाएंगे, और जो पहले से लोग हैं वो रहेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी। जैसे बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट भी बढ़ रहा है, तो ये बैलेंस में रहेंगे। या फिर बर्थ रेट अगर कम है, डेथ रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन की साइज़ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बर्थ रेट पे और डेथ रेट पे। जो ह्यूमन पॉपुलेशन की साइज़ है ना, वो क्या है, एक कंसर्न का काज हो गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बढ़ती पॉपुलेशन है ना, इज़ हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबॉडीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उसकी वजह से उसकी गरीबी बढ़ रही है, लोगों के लिए स्टैंडर्ड लिविंग है नहीं, है ना, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए खाने का, पानी का, दवाइयों का, जो चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए, वो बेसिक जो चीज़ें हैं लाइफ के लिए, वो नहीं मिल पा रही। तो इसके लिए ये क्या है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लोगों के लिए प्रॉब्लम बन गया है। ठीक है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है ना, और इसकी वजह से लोगों में क्या, किसी में स्टैंडर्ड हाई है, किसी का स्टैंडर्ड पुअर है। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो क्या देखते हैं कि जो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया हैं, जैसे है ना, वहाँ पे क्या है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पुअर है। ठीक है, और इसके बहुत सारे कारण हैं जो हम आप SST में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म होता है, इस चैप्टर में इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।